नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2025 के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। ये सवाल आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जो कि पेपर हुआ है आपका जून के अंदर। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। महत्वपूर्ण सवालों को हम यहाँ पर पिक करते हैं और उनका बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बेस्ट तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताते हैं, क्योंकि ये जो टाइप के सवाल हैं ये आपके आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप पढ़िए। आपका एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि परसेंटेज है। लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 1 हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया गया है, 4 + 2√3 और 16 - 8√3 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल पिछले वीडियो में भी हमने किया था। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई अगर 3 नंबर आपके पास प्रोपोर्शन में है A B C, तो बीच वाला मीन प्रोपोर्शन कहलाता है, शुरू वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये लास्ट वाला थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। तो हमें इसका और इसका मध्य वाला चाहिए, यानी बीच वाला चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो जो बीच वाला होता है इसका स्क्वायर किनारे किनारे दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसको बस आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो मध्यानुपाती हो कितना आ जाएगा, √a × c। तो अगर किसी दो नंबर का हमें मध्यानुपाती चाहिए, मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो बस मल्टीप्लाई करके √ ले लीजिए, मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए और √ ले लीजिए। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 + 2√3 है, ये पहला नंबर हो गया, है ना। और दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर, अब इसमें से देखिए, इसको क्या करिए ना, इसमें यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 और कॉमन लेते ही ये बचा 4 माइनस यहाँ से 2√3 हो गया। ऐसा क्यों किए हैं अभी पता चल जाएगा। तो a × c हो गया, है ना। इसका जब हम लोग यहाँ पर रूट लगा देंगे तो यही निकल कर आ जाएगा b, यानी मीन प्रोपोर्शन। बस यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 4 हमने इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि हमें a + b a - b बनाना था। 4 + 2√3, यहाँ 4 - 2√3 है, तो a + b a - b, यानी a² - b²। अच्छा, ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखे 4 और a² - b²। तो a का मतलब 4 का स्क्वायर, जो कि 16 हो जाएगा, माइनस b², यानी कि 2√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी 4 ही आ जाएगा, तो 4 × 4 पेयर में है, ये हो जाएगा 4 × 4 यहाँ पर, और पेयर में है तो एक तो बाहर आ जाएगा। मतलब मध्यानुपाती हमारा कितना है, 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मध्यानुपाती या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपको कुछ भी निकालने के लिए बोला जा सकता है, ये दोनों को दे देगा तो पहला वाला निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर शुरू के दोनों दे देगा तो थर्ड प्रोपोर्शन। बाकी बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूले से आपका सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, चाहे हमको a और b दे के c पूछा जाए, b और c दे के a पूछा जाए, या a और c दे के b पूछा जाए, जैसे इसमें किया था, है ना। कोई भी दे के कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आप लोग निकाल लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल आपके बाइलिंगुअल ही होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। ये तो छोटे छोटे सवाल थे, इसलिए इनको बाइलिंगुअल नहीं लिया गया है। ठीक है, बाकी जो अच्छे सवाल हैं, अभी 1-2 सवाल के बाद आपका बाइलिंगुअल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। देखिए, कह रहा है यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है, यानी इसके और इसके बीच में आपका 260 होगा, तो x का मान कितना होता है। अब क्या है, 3 नंबर है हमारे पास, x है, फिर बीच में 260 होगा, फिर 338 है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर यानी मध्यानुपात का स्क्वायर जो होता है, बाकी दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात तो आपको बता ही चुके हैं, लगा लेंगे आराम से। तो मध्यानुपात हमारा कितना है भाई, ऐसे ना होता है, b² = ac हो जाता है। तो b कितना है, 260, तो यहाँ पर हो जाएगा 260 का स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a × c यानी x मल्टीप्लाई यहाँ पर c कितना है, 338 है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बात तो एक बात बताइए कि यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ 260 मतलब
इकाई अंक 0 आएगा, है ना। और ये 8 आपका नीचे आ जाएगा भाई, 338 नीचे आएगा ना, तो 8 यहाँ पर आएगा। अब हम 8 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि लास्ट में हमको 0 मिल जाए, मतलब इकाई अंक 0 मिल जाए। तो या तो हम 0 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 गुणे 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 8 गुणे 5 करेंगे तो भी 8 पंचे 40, लास्ट में 0 ही आएगा। अब देखिए कि किसके इकाई अंक में, आपके ऑप्शन में किसके इकाई अंक में 0 या 5 है। 0 या 5 में से कोई भी मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा काम, है ना। देखिए 5 तो कहीं दिया नहीं है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। एक ही है 0 वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो काटना चाहे तो काट सकते हैं इसको। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, इसको कभी कभी यही छोटे छोटे सवाल आपको फंसा देते हैं, जबकि इनमें है कुछ नहीं, बस आपको कैलकुलेशन देखना है, बाकी है इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होता है इसमें कि भाई रेशियो दिया है और प्रपोर्शन दिया है, तो प्रपोर्शन सॉल्व करते समय ये जो बीच वाले दोनों हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किनारे किनारे दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। मतलब 40.6 इंटू 40.6, तो ये हो जाएगा 40.6 मल्टीप्लाई 40 दशमलव यहाँ पर 6, ये बराबर होगा 2.5 और x के मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 2.5 और मल्टीप्लाई यहाँ पर x, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2.5 को यहाँ ला के डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इकाई अंक लगाने से पहले एक काम करते हैं, देखिए ये 2.5 है ना, इसको 10 बना लीजिए किसी तरीके से। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा, क्योंकि 2.5 चौके 10 होता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका 10, ठीक है। जब जैसे ही 10 बनेगा तो वो 10 आपका नीचे आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी। अब इकाई अंक सीधे देखिए, इकाई अंक हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 4 छक्के 24, 24 का मतलब हो गया 4, है ना। फिर 4 छक्के 24 यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो टोटल 2 अंक होंगे। लेकिन ये जो 10 है नीचे आएगा तो पॉइंट के बाद जब डिवाइड करेंगे तो 3 अंक बना देगा, है ना। यानी इस 4 के पहले 2 ठो अंक और होगा, फिर इसके बाद ये पॉइंट लगेगा। अब देख लीजिए कहाँ पे ये 4 आपको दिख रहा है, लास्ट में जहाँ पे 4 दिखेगा वही आपका आंसर होगा, है ना। कैलकुलेशन से बचना है तो ये सारे तरीके सीखने पड़ेंगे आपको। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, सिर्फ यहीं पर 4 है, यही आपका आंसर होगा, बाकी और कोई आंसर नहीं होगा। कुछ भी इसमें नहीं करना था, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि तरीके जब तक नहीं सीखेंगे, स्मार्ट अप्रोच नहीं सीखेंगे, तो सवालों को कम समय के अंदर लगाना मुश्किल है दोस्तों। आप वही ट्रेडिशनल मेथड अगर लगाते रह जाएंगे कि इसको मल्टीप्लाई करें फिर ला के 2.5 को डिवाइड करें, तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं करना आपको, है ना। तरीके सीखने हैं और तरीके सीखकर उसको अप्लाई भी करना है। आगे चलते हैं फिलहाल अगले सवाल पर। ये बढ़िया सवाल है। 3 संख्याएं हैं, 5/14, 16/13, 20/14 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस जो दिया गया है वो 30 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है। देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में रहते हैं इनका ले लेते हैं एलसीएम। 14, 13, 14, एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 गुणे 14 आ जाएगा, है ना। सब जगह 13 गुणे 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हमारे पास 5/14 है, यहाँ पर 5/14 और दूसरा है यहाँ पर 16/13, ध्यान से देखते जाइए कैसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 20/14 है ना। तो ये बताइए दोस्तों कि जैसे ही हम इसमें 14 गुणे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले संख्या में, तो 14 गुणे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 14 कट जाएगा, 13 बचेगा, तो 13 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 13 5, ये हो गया 65, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ इसमें भी 13 गुणे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब की बार 13 13 कट जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 है, तो 13 13 कट गया, 14 बचा, 14 गुणे 16 हो जाएगा। 14 गुणे 16 कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 1 यानी कि 224, ठीक है। तो 14 गुणे 16 करने पर 224 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए अब वही 14 14 कट जाएगा, फिर भी 13 गुणे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 14 कैंसिल, 13 बचेगा, 13 दूना 26 यानी 260, ये हो गया। अब इसको चाहें तो नहीं काट सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते, कटेगा ही नहीं, है ना। अब देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। रेशियो में कितने का डिफरेंस है, ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है देख लीजिए। 260 में 65 घटा लीजिए,
195 आ जाएगा, है ना, 195 आ गया। इस 195 की वैल्यू दे रखी है 30 के बराबर। हमें क्या चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या 260 यूनिट। तो 260 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 30/195, है ना, फिर मल्टीप्लाई 260 हो जाएगा, ये 260 हो गया। अब इकाई अंक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते, इकाई अंक तो लगेगा ही नहीं, है ना। 13 से काट लीजिए, 13 एक कम 13, है ना, 13 एक कम 13 बचा 6, तो 13 पचे 65, फिर 13 से कटेगा तो 13 दूना 26 मतलब 20, 15 से ये 2 बार में कटेगा तो 2 गुणे 20 यानी कि 40 आ गया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को देखें, ये भी एक बढ़िया सा सवाल है। ए जो है बी के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी यहाँ पर 51 होने पर ए की वैल्यू 210 है। यदि बी 136 होता है तो ए का मान कितना होगा? ए कह रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बी के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तभी सारी चीज़ें बनेंगी। अगर हम बी को इधर ले आएँ तो क्या बनेगा? ए अपॉन बी बन जाएगा। ठीक है, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, तो a अपॉन बी की वैल्यू k हो गई। मतलब यहाँ पर a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 करेंगे, सब की वैल्यू k ही आएगी, यानी कि एक कांस्टेंट आएगा, फिक्स वैल्यू आएगी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a1 अपॉन b1, है ना, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, a2 अपॉन b2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी के सहारे हमने ये चीज़ लिखा है, इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 भी हो जाएगा, है ना, जितनी वैल्यू रहेंगी उसके हिसाब से, क्योंकि सबकी वैल्यू k ही आएगी, सबकी वैल्यू बराबर ही रहेगी। ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो b1 है, मतलब पहले समूह की अगर वैल्यू को देखा जाए तो b1 नीचे वाला ये 51 है, तो a1 कितना है यहाँ पर 210 है, ये 210 है, इज इक्वल टू b2 क्योंकि b की वैल्यू है 136 है यहाँ पर, तो यहाँ पर a2 की वैल्यू पूछा गया है, मतलब a का मान कितना होगा ये हमें निकाल कर बताइए। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 से काट देंगे, 17 नहीं हो 17 8 7 56, 17 8 136, 17 3 51 और 17 8 136 हो जाएगा, है ना। 3 से ये कट जाएगा 70 बार में, तो 7 8 56 यानी a2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 8 56 560। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ऐसे अच्छे सवाल हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 3 और 27 का चतुर्थ अनुपाती ए है। अच्छा ठीक है, इसका जो चतुर्थ अनुपाती ए और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो ए का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्या दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है, 27 दिया है ना, और इसका चतुर्थ अनुपाती कुछ ना कुछ मान लीजिए कि x है। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती है इसलिए चौथे नंबर पर, तृतीय अनुपाती बोलता है तो तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो x है, जो चतुर्थ अनुपाती आएगा वो किसके बराबर है? a और 24 के, तो a 24 इसका तृतीय अनुपात यहाँ पर कुछ मान लीजिए तीसरे नंबर पर, है ना। तो ये जो x है और ये जो y है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बिना किसी परेशानी के। अब कैसे करते हैं? जब 4 नंबर रहते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है। अगर ये भाई ये सारे के सारे अनुपात समानुपात में होंगे कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो जाएंगे। और ये भी अगर समानुपात में इनको बनाएंगे तो a और 24 का अनुपात और फिर 24 और y का अनुपात हो जाएगा, दोनों के बीच में फिर समानुपात लग जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो 9x की जो वैल्यू है वो 27 × 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो 9 से ये 3 बार में कट गया, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9 के बराबर, 3 × 3। अब यहाँ पर y हमें चाहिए। ठीक है, तो y 24 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, b स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है? शुरू और लास्ट के बराबर, यानी कि a × y के बराबर। तो y यहाँ से कितना आ गया? y की वैल्यू 24, ठीक है, 24 स्क्वायर डिवाइड बाई a हो जाएगा। अच्छा, कह रहा था कि जो इसका चौथा अनुपाती है यानी कि x, इसके तृतीय अनुपाती y के बराबर होगा, तो x और y दोनों को बराबर कर दीजिए। तो y की वैल्यू ये है और इसके बराबर x का वैल्यू कर देंगे जो कि यहाँ पर 9 है, तो ये हो गया 9 हमारे पास। देखिए इसको a, यहाँ से a निकाल लेंगे तो a कितना हो जाएगा? देखिए 24 का स्क्वायर मतलब 24 × 24, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 9 हो जाएगा, है ना।
तो 3 बार में ये है ना, तो ये हो गया 8, फिर 3 बार में ये, तो ये हो गया 8, मतलब 8 अठाई 64। ए की वैल्यू कितनी होगी 64। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप समझ गया होंगे आप लोग। इतना अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए लाइक तो बनता है दोस्तों, इसलिए लाइक करते हुए चलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखें, इस टाइप का एक सवाल हमने किया है, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम टाइप का है, बस डाटा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। 5/20, 8/16, 8/14 के अनुपात में है ना। तो यहाँ पर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए अगर हम पहले वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/4 होगा, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि 5 1 5, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4/7 हो जाएगा। अब तो बड़े आसानी से बन गया ये, है ना। कैसे होगा देखते जाइए। तो 4 2 7 इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। 28 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 7 1 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 7। फिर यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/2 है ना, तो 28/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 28/2 यानी कि 14 हो जाएगा बस। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 28 होगा, तो 7 से 4 बार में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16। तो रेशियो ये आ गया। हमें पूछा क्या था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बीच का अंतर जो 14 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये, डिफरेंस कितने का आया, 16 में से 7 घटा देंगे 9 आ जाएगा। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 54 के बराबर, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 छक्के 54, 6 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 16 होगी, तो 1 की वैल्यू जब 6 है तो 16 की वैल्यू 16 छक्के यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो 96 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर। बहुत आसान से प्रश्न थे ये। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। 8वां सवाल ये देखिएगा, इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला एक सवाल करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा y जो है वो x+3 के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है भैया, समझ गए कि जो y है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, किसके अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, x+3 के, है ना। ये है, कह रहा है x1 होने पर y की वैल्यू 8 है, तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, x+3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली अब ऐसा लिख सकते हैं कि y1/x1+3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट हर एक को बराबर कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y2/x2 प्लस यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट करिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए, x1 ये रहा, y1 ये रहा, तो y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/x1 1 है तो 1 + 3 यानी कि 4 हो गया, इज इक्वल टू y2 हमें निकालना है। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई ये कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा, x2 की वैल्यू 2 है ना, तो 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, कट गया यहाँ से 2 बार में, तो 5 दूना 10 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो y है वो कितना आएगा, 10 के बराबर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आराम से समझ में आ गया होगा बिना किसी परेशानी के। आगे चलते हैं 9वें सवाल पर। देखिएगा, बढ़िया सवाल है। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 7 और 20 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 15-12 था। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 है, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, उसके बाद यहाँ पर गुलाबी यानी कि पिंक है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि लाल और हरे का रेशियो कितना है, रेड और ग्रीन का 7 और 20 है, तो रेड 7 है, ग्रीन 20 है। फिर बोला जा रहा है गुलाबी और लाल यानी पिंक और लाल का 15-12 था, तो पिंक 15 और यहाँ पर कौन सा, लाल, लाल यहाँ पर कितना है, 12 है ना, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब ओवरऑल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे रेड आपका 7 है, यहाँ पर 12 है, तो गड़बड़ बात है, सबको बराबर करना पड़ेगा, है ना। सबको बराबर करना है तो ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बस हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर हम इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 सत्ते कितना, 84, यहाँ भी 7 × 12 84 हो जाएगा। तो जो जो रेड है वो कितना आ गया हमारे पास, रेड है 12 सत्ते 84, है ना। फिर देखिए 12 × 24 यानी कि 240, 12 दूनी 24, 240 आ गया, तो ग्रीन हमारा 240 आ गया।
फिर इसके बाद 7 गुणे 15, 15 सत्ते 105, है ना, ये आ गया 105। तो बस हमारे पास रेड, ग्रीन और पिंक का रेशियो आ चुका है। हमें पूछा क्या था, हमें हरे और गुलाबी का यानी ग्रीन और पिंक का पूछा था, यानी कि 240 और यहाँ पर 105 का पूछा गया था। निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, इसको थोड़ा काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काट लें, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 21 पंचे 105। अच्छा, और किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 16 3 48 और 7 3 21, मतलब 16 और 7 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अब ये जो सवाल है कॉइन वाला सवाल है ना। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के 16, 8, 20 के अनुपात में है, जिनकी टोटल कीमत यहाँ पर 384 रुपये है। 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे और फिर यहाँ पर आपका 10 पैसे। तो इनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, ये 16 है ना, ये 16 सिक्के हैं, ये आपके 8 सिक्के हैं और ये आपके यहाँ पर 20 सिक्के हैं, है ना। तो इसको ऐसा करिए, देखते जाइए भाई, 16 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए टोटल। यहाँ पर अगर हम कहें कि एक सिक्का कितना रुपए का होगा, आधा रुपए का, है ना। तो चूँकि 50 सिक्के हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी 16 सिक्के हैं, है ना, तो एक सिक्का आधा रुपए का, या फिर इसको उसमें बदल लीजिए, रुपए में बदल लीजिए। तो इसको रुपए में बदलेंगे कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। इसको रुपए में कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड बाई 100 करेंगे ना, ये 25 पैसा है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1/4 आएगा। इसको भी पैसा में बदलेंगे, सॉरी रुपए में बदलेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब देखिए, तो आधा रुपए के 16 सिक्के हैं, तो कितने हो गए टोटल, 1/2 इंटू 16 यानी कि 8 आ गया, यहाँ पर 8 रुपये हो गया ये। यहाँ देखिए 1/4 इंटू 8 करेंगे तो 8/4 यानी कि 2 रुपये आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर भाई ऐसे समझिए ना, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 4 सिक्का मिलाकर 1 रुपये बनेगा, तो 8 सिक्का मिलाकर 2 रुपये बन गया। यहाँ पर देखें तो 20/10 यानी कि ये भी आपका 2 रुपये हो जाएगा। तो ये रुपए में आ गया और टोटल रुपए है कितना, 384। तो रेशियो में अगर टोटल रुपए देखा जाए तो कितना है, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 यहाँ पर ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसी की वैल्यू आपको दी गई है 384 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 3 36, 12 दूना 24, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 20 है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर रुपए निकाल लेंगे कि भाई 20 रुपये सिक्के वाले, सॉरी यहाँ पर 10 पैसे सिक्के वाले कितने रुपए टोटल हो रहे हैं। तो एक की वैल्यू 32 है, तो मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 दूना 64, तो 64 रुपये ये हो रहा है ना। तो 10 पैसे के सिक्के मिलाकर यहाँ पर 64 रुपये हो रहे हैं दोस्तों। तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो संख्या सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए कि भाई कितना होगा, 10 है ना, तो 64 गुणे 10 हो जाएगा, 64 गुणे यहाँ पर 10 यानी कि 640 के बराबर आ जाएगा। तो 640 सिक्के होंगे 10 पैसे के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिए, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आराम से बन जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू का जो रेशियो है, पी रेशियो क्यू जो है वो 9 और 7 गिवन है। ठीक है, साथ में जो क्यू और आर का रेशियो है वही कितना दिया है यहाँ पर, तो वो दिया है आपको 3 और 12। ठीक है, 3 और 12, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 है ना। क्यू और आर 3/12 है ना, तो 1/4 भी लिख सकते हैं, तो 1/4 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि आर का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि टोटल लाभ यहाँ पर 25,300 रुपये है। देखिए यहाँ क्यू जो है 7 रेशियो में है, यहाँ क्यू 1 रेशियो में है, दोनों जगह बराबर करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको 7 बनाइए, है ना, क्योंकि इसको तो 1 बनाने में मुश्किल होगा थोड़ा, इसलिए इसको 7 बना लीजिए। 7 बनाने के लिए 7 1 कम 7, यहाँ भी 7 नीचे भी 7, तो ये हो गया 7 चौके 28। ठीक है, अब पी की वैल्यू 9, क्यू का वैल्यू 7, क्यू का वैल्यू यहाँ भी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू 28 हो गई, हमें आर का हिस्सा चाहिए, है ना। तो 28 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए बस। ठीक है, क्योंकि 28 यूनिट ही होगा, या फिर टोटल एक काम करिए, टोटल देखिए भाई, पी 9 है, क्यू आपका 7 है और आर आपका 28 है, तो इतने यूनिट का टोटल कितना बनेगा, क्योंकि टोटल लाभ यही है
ये किसके बराबर होगा? 25,300 के बराबर, है ना, 25,300 के बराबर। ये कितना हो गया? 9 7 16, 16 और 8, 8 6 14, 44 हो गया, है ना। तो 44 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, मतलब 3 2 5, हाँ 11 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 44 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 25,300 के बराबर। पहले तो 11 से काट लीजिए, 11 से 4 बार में, 11 से ये कटेगा, 11 दूना 22, बचा 3, तो 11 3 33, मतलब 2300। 4 की वैल्यू 2300 है, हमें चाहिए यहाँ पर 28 की वैल्यू, है ना। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें 28 की वैल्यू चाहिए ना भाई। ये बताइए 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2300 रुपये है ना, 2300 रुपये है। हमें 28 चाहिए, क्योंकि आर का हिस्सा चाहिए। आर का हिस्सा कितना है? 2800 है। इसको 28 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 7 से इसमें भी गुणा, 7 से इसमें भी गुणा, तो ये 28 बन जाएगा, इधर भी 28 मिल जाएगा। तो ये होगा 00 और 7 3 21, मतलब लास्ट में 100 आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इसमें क्या दिया है। दो संख्याएं 7 और 11 के रेशियो में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाती है तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। बहुत बेहतरीन, और इसको करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना होगा? एक तो पहले रेशियो से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो से निकालने से पहले तरीका समझते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले तरीका समझिए। पहले रेशियो कितना था? 7 और 11 का, ठीक है। बाद में कितना हो गया? 2 और 3 का हो गया। ये कब हुआ है ये आपको समझना है। तो ये कब हुआ है? जब पहली संख्या में 10 जोड़ा गया है, यानी कि +10 किया गया है, दूसरी संख्या में 20 घटाया गया है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करेंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लीजिए। 7 3 21, 11 दूना 22, तो 22 है ना। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर 22 और 21 आया ना, इनका डिफरेंस। ये बराबर होगा किसके? इधर इन दोनों का डिफरेंस। तो 10 3 ये हो जाएगा 30, और 20 दूना ये हो जाएगा -40। प्लस माइनस का ध्यान रखना है ज़रूर, इनका डिफरेंस ले लेना है। तो ये हो गया 1 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 40, यहाँ पर 70। 1 की वैल्यू 70 आ गई। यहाँ पर 11 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 70, तो 11 7 77, 770 हो गया। और यहाँ 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 7 की वैल्यू 7 7 49, 490 हो गया। हमें पूछा क्या था? दोनों मूल संख्याओं का योगफल। तो देख लीजिए, 490 और 770 को जोड़ देंगे। 490 प्लस यहाँ पर 770, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 0, 9 7 16 के 6, 7 4 11 1 12, 1260 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इससे भी आपका सवाल लग गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसको रेशियो से लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा था। योग कितना होगा? 11 और 7 का योग टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब 18 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए। 18 से वही नंबर कटता है जो नंबर 9 और 2 से दोनों से कटे। 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। तो 2 से तो सभी कट रहे हैं। अब 9 का चेक करिए, 9 से कौन कौन कटेगा? 9 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। पहले वाले के नंबर को जोड़ेंगे डिजिट्स को, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ देखिए 5 4 9, 2 11 1 12, 12 आपका 9 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 2 8 1 9, 9 9 से कट जाता है, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करिए, 1 और 2 3, 3 और 14 17 हो गया। 17 आपका 9 से नहीं कटता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो आप इससे भी लगा सकते थे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके, आपको जो तरीका आसान लगे, जो तरीका समझ में आए। डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो ये लगाइए, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आराम से लगा सकते हैं ऑप्शन से। ये बढ़िया सवाल है ना। क्यों बढ़िया सवाल है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। हालांकि यहाँ तक इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ओरली इस सवाल को बता सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा पहले। देखिए, मान लीजिए कि किसी भी आइटम का जो प्राइस है वो कुछ रुपए किलो है। मान लीजिए कि हमारे पास जो चना मिल रहा है वो 10 रुपये पर केजी मिल रहा है ना। 10 रुपये यहाँ पर पर केजी, मतलब 1 रुपये 10 किलो का, सॉरी 1 किलो 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। हमने उस पर खपत किया, उपभोग यानी कंज्यूम किया। मान लीजिए कि हम 5 किलो खपत करते हैं, ठीक है, 5 किलो खपत करते हैं, तो जो चना पे होने वाला खर्च है वो हमारा कितना होगा? भाई 10 रुपया किलो चना था, हमने 5 किलो खाया एक महीने के अंदर। मान लीजिए एक महीने में हमने 5 किलो खाया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ चने पे? 10 × 5 यानी कि 50 रुपया का खर्चा हो गया,
है ना। 50 रुपया खर्च हुआ किस पे? चने पर, है ना। तो जब हम यहाँ पर खर्च की बात करते हैं किसी भी आइटम पर, जो खर्च होता है यानी एक्सपेंस, वो होता है उसका प्राइस पर केजी इनटू कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं यानी कंजम्पशन, ठीक है। तो E इज इक्वल टू P इंटू सी होता है। बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक्सपेंस यानी खर्चा इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। बस यही चीज़ इसमें लगेगा और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि चना और मटर का जो बाजार मूल्य का प्राइस का रेशियो कितना दिया है, यहाँ पर प्राइस का रेशियो दिया है 2 और 5 का, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर कह रहा है उपभोग के यानी कंजम्पशन, तो सी का रेशियो कितना दिया है? 4 और 3 का। मान लीजिए कि चना जो है वो 2 रुपये किलो है और कंज्यूम कितना हुआ? 4 किलो हुआ। हमें क्या पूछा है? व्यय कितना होगा यानी एक्सपेंस निकालना है, ई निकालना है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू सी। ये पी है, ये सी है चने का, और ये मटर का पी और सी हो गया। तो पी इंटू सी करिए, 4 दूना 8, और इधर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 3 यानी कि 15। बस आ गया हमारा आंसर। तो एक्सपेंस यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है, व्यय है, खर्चा है, वो 8 और 15 का रेशियो में आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था, इसको बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सवाल तो बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल, एकदम आसान सा है। यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9वें भाग के बराबर है तो पहली और दूसरी का अनुपात चाहिए। कह रहे एक संख्या का, मान लीजिए ए है, इसका 56% यानी 56% यानी डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है? किसी दूसरी संख्या यानी कि मान लीजिए बी, इसके 5/9 के बराबर है। बस आ गया हमारा आंसर। देखिए कैसे काट सकते हैं, क्या नहीं काटा जा सकता। तो जब नहीं काटा जा सकता तो 100 को उधर ले जाइए, तो पहली संख्या और दूसरी का रेशियो A/B आ जाएगा। कितना होगा? 100 उधर चल जाएगा तो 500 हो गया, डिवाइड बाई, अच्छा 2 से कट जाएगा, है ना, या फिर 4 से कट जाएगा। चलिए 4 से काट देंगे। अच्छा नीचे हो जाएगा 56 गुणे 9, ठीक है। 4 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये कितना होगा? 4 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 125। इसको 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56। अब तो नहीं कटेगा ना, तो ऊपर कितना हो गया? 125, ठीक है, 125, और 14 नहीं हो, 9 चौके 36, 126 हो जाएगा। बस आ गया हमारा 125/126, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलिए। अच्छा इसको कैसे करेंगे? ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ना। एक्स वाई और जेड का जो वेतन है 10-20-20 के रेशियो में है, ठीक है। 10 फिर यहाँ पर 20 फिर यहाँ पर 20 के रेशियो में, ठीक है। एक्स वाई जेड का रेशियो इतना है। कह रहे हैं उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% की वृद्धि होती है। क्लियर हो गया। तो ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम इस 10 का 82% निकालना चाहें तो क्या आराम से निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे? इनको थोड़ा बड़ा नंबर करिए। हम अगर सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में कर सकते हैं ऐसा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा। अब आराम से चीज़ें हो जाएंगी। उसके वेतन में, पहले के वेतन में 82% बढ़ाया गया। 100 में 82 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? वो 182 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं भाई? 100 का 82% कितना होगा? 82 होगा। तो 100 में 82 बढ़ा दीजिए, आ गया 182, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 50% दूसरे वाले में, तो 200 का 50%, 200 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। तो 200 का आधा करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब इसमें 100 बढ़ाइए, तो 200 में 100 बढ़ा देंगे तो ये 300 हो जाएगा। फिर इस वाले में 19% की वृद्धि। तो ये बताइए कि 200 का 19% अगर निकालना चाहें, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, तो 19 दूना 38 आ जाएगा। यानी 38 इसमें बढ़ाना है, तो 200 में 38 बढ़ाएंगे तो 238 आ जाएगा। अब इसे हम लोग काट लेंगे, 2 से कट जाएगा ये, तो ये हो गया 91, ये हो गया 150 और ये हो गया 119। बस आ गया आपका आंसर। कहाँ है? 91, 150, 119, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी एक अच्छा सवाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने 16 बेहतरीन सवालों को यहाँ पर किया है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। कुछ सवाल यहाँ पर लगभग 7-8 सवाल और बचे हैं इसके महत्वपूर्ण वाले इस चैप्टर के, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।